Hello everyone. Actually today we are going to discuss what are unlisted shares pre-IPO market में कैसे काम करते हैं, कैसे शेयर्स लेते हैं, किससे लेते हैं, सेबी लाइसेंस्ड है कि नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, आपके लिए क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है अनलिस्टेड शेयर मार्केट में। और बहुत लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि हमें आईपीओ अलॉटमेंट मिलते नहीं, हम इतने लॉट्स लगाते हैं, अलग अलग डीमैट अकाउंट से लगाते हैं, पैन कार्ड से लगाते हैं, बट अलॉटमेंट नहीं मिलती। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास यही है कि प्री आईपीओ मार्केट में हमारी पसंद का जिस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे हम बेट करना चाहते हैं, हम प्री आईपीओ मार्केट में कर सकते हैं। बट उसका एक प्रोसीजर है, वो एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी होती है, आप एक ट्रस्टेड वेंडर के साथ वो करना चाहते हैं। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो आई वेलकम जसकीरत सिंह गुजराल जी। हेलो जी, कैसे हैं? Hello, Soumya ji. Thank you so much for inviting me in today's session. Thank you so much. सर एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अनलिस्टेड शेयर्स के बहुत बड़े वेंडर हैं। तो किसी को भी अगर डील करना हो, पूछना हो कुछ भी, तो सर आज पहले तो हमारे लिए ये इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, पूरा प्रोसीजर बताएंगे हमको, और फिर यू कैन कॉन्टैक्ट हिम फॉर एनी डील्स दैट यू वांट टू क्रैक विथ हिम। है ना जी सर? Thank you so much ji. Thank you so much. सर पहले तो हमारे ऑडियंस को बताइए अनलिस्टेड शेयर्स होते क्या है? Okay. सो सौम्या जी, इसको ना बिल्कुल सिंपल में समझते हैं। अभी लिस्टेड शेयर और अनलिस्टेड शेयर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना। लिस्टेड का मतलब है कि वो बीएससी या एनएससी पे कंपनी लिस्टेड है और हम जो भी शेयर बाय कर रहे हैं ना, वो डीमैट अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट के हेल्प से डायरेक्ट हम बाय कर रहे हैं अपने ब्रोकर के थ्रू। अब अनलिस्टेड में फर्क इतना है कि वो जो कंपनी है वो अभी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। दैट मींस अब आप ये सोचोगे कि फिर उसमें सेलर कौन है, उसको शेयर को बेच कौन रहा है। तो सौम्य जी, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स एज्यूम कर लेते हैं कि आप और मैं ओयो में काम करते थे, तो हमें ईसॉप्स मिल रहे थे वहां पर, और हमें ईसॉप्स मिल रहे थे। हमारे पास, आपके पास भी काफी सारे शेयर्स थे, मेरे पास भी काफी सारे शेयर्स हैं, एंड हमने अब ओयो छोड़ रहे हैं, हम लोग कोई और कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। बट हमें पता चला कि ओयो के जो शेयर्स हमारे पास पड़े थे वो मार्केट में पर्टिकुलर प्राइस पे लोग खरीदना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि जब मैंने कंपनी छोड़ दिया, आपने सोचा आपने कंपनी छोड़ दिया, अभी इसके शेयर्स अभी हमें होल्ड नहीं करने, हमें पैसे चाहिए। तो हमने वो शेयर्स मार्केट में पूछा कि क्या किसी को बाय करना है। तो हमने एक डीलर से मीटिंग करी एंड डीलर ने कहा कि इस रेट पे बाय हो जाएंगे। सो वी बोथ आर एग्रीड। मान लो हम दोनों एग्री हो जाते हैं और हमने अपने शेयर ओयो के 55 रुपीस में सेल कर दिए और वो एक बायर ने परचेज कर लिए। अब जिसने भी उसको परचेज करा उसने हमारे अकाउंट में पेमेंट डाल दी और हमने अपने डीमैट अकाउंट में जो वो शेयर्स पड़े हुए थे ईसॉप्स के, वहां से हमने ट्रांसफर करके उनके डीमैट में डाल दिए। दैट इज कॉल्ड सिंपल अनलिस्टेड शेयर्स में डील होना। तो अनलिस्टेड शेयर कुछ अलग नहीं है, बस आप इतना मानो कि वो अभी कंपनी लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंजेस पे, बट आने वाले टाइम में उसका आईपीओ आने वाला है। ओके ओके सर। तो समझिए अगर हम ओयो में काम नहीं कर रहे होते, बट हम एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या कॉमन पब्लिक है, बट हमको प्री आईपीओ मार्केट में एंटर करना है, तो सर वो कैसे कर सकते हैं? सो इट्स वेरी सिंपल। देखिए, अब काफी सारे आपको डीलर्स एंड एप्स भी मिल जाती है जो अनलिस्टेड शेयर्स में डील करते हैं और आप उनके थ्रू अनलिस्टेड शेयर्स बाय कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हमारे से अनलिस्टेड शेयर बाय करना है तो वो हमें रीच आउट करते हैं कि सर इस कंपनी के क्या अनलिस्टेड शेयर अवेलेबल है। तो हमने चेकआउट करा और हमने बताया कि सर इस शेयर के अनलिस्टेड शेयर जो है ये कंपनी के अवेलेबल है। अब लेट्स एज्यूम कर लेते, किसी ने मेरे को बोला कि उनको 500 ओयो के शेयर्स चाहिए एंड मैंने उनको बताया कि इस रेट पे आपको मिल जाएंगे एंड वो रेट के लिए एग्री हो गए। मैंने उनको सेलर की डिटेल्स भेजी, सेलर के अकाउंट में पेमेंट आई और सेलर ने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए उनके अकाउंट में। दैट इज सिंपल। बस ये सिंपल प्रोसेस है और इसके थ्रू जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं बायर के। ओके और सर ये टाइम लैग कितना होता है? जैसे हम नॉर्मल लिस्टेड मार्केट में करते हैं, जैसे ही हमने बिड प्लेस कर दी उसी दिन हमको आ जाते हैं इमीडिएटली, अगर हमारे बाइंग प्राइस या सीएमपी पे जैसे हम करंट मार्केट प्राइस पे बाय करते हैं, तो इसका कितना टाइम लैग है? कितने दिनों में हमारे डीमैट अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट करता है सर? इसको बहुत ज्यादा टाइम लैग नहीं है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का स्टॉक है। कोई कोई अनलिस्टेड शेयर्स में T+2, T+3, T+4 की भी डिलीवरी टाइमलाइन है और कोई कोई अनलिस्टेड शेयर जो होते हैं वो T+1 में भी डील होते हैं और इवन काफी सारे अनलिस्टेड शेयर T+0 में भी होते हैं।
बट अगर एवरेज में अगर मैं आपको कहूं तो T+2 का एक एवरेज है, मतलब आज मंडे को आपने कोई शेयर बाय करा तो वेंसडे तक आपको जो है डिलीवरी मिल जाएगी। और सेम अगर आपने यहाँ पर मंडे को सेल करा कोई शेयर, तो वेंसडे को जिसने भी उसको बाय करा है उसको वो डिलीवरी मिल जाएगी। तो T+2 एक एवरेज है, कोई भी अनलिस्टेड शेयर जो होता है वो T+2 में मिल जाता है इजीली। ओके ओके सर। और प्रोसीजर क्या है, जैसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं अगर हम अनलिस्टेड शेयर्स में काम करना चाहें तो सर? ओके, तो देखिए 4 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, सेकंड पैन कार्ड, थर्ड आ गया कैंसल चेक, फोर्थ आ गया सीएमएल कॉपी। ठीक है जी। अब जो कैंसल चेक है और सीएमएल कॉपी है ये हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि इसी के थ्रू बैंक वेरीफाई होता है, क्योंकि सारा काम ना जेन्युइन है। क्योंकि आप हमें कल को अगर आपने ये शो करना है ना अपने आईटीआर में मैंने ये शेयर परचेज करा, तो पेमेंट किसको गई ये सब दिखाने के लिए आपको प्रूफ चाहिए ही चाहिए। तो जब मैं कैंसल चेक लेता हूं, जब मैं सीएमएल कॉपी लेता हूं, तो हमारे पास आपका डेटा आ जाता है डीमैट अकाउंट का, और हमारे लिए डीमैट अकाउंट से सेलर के डीमैट अकाउंट से सेलर को इजीली हो जाता है शेयर ट्रांसफर करने में। तो उसके पास बायर का डेटा आ गया, जहां पे क्योंकि सीएमएल कॉपी क्या होती है, क्लाइंट मास्टर लिस्ट, और सीएमएल कॉपी में हर एक डिटेल होती है, यानी डीमैट अकाउंट नंबर क्या है, बैंक अकाउंट उसमें मेंशन होता है, और आपकी हर एक डिटेल वहां पर मेंशन होती है। तो जो सेलर होता है ना, उसको शेयर ट्रांसफर करने में बहुत इजी होता है। तो वो अपने ऑनलाइन मेथड करे या ऑफलाइन मेथड करे, वो अपना फॉर्म स्लिप भरता है या ऑनलाइन में वेबसाइट पे जाता है, बायर की डिटेल्स डालता है, और शेयर जो होते हैं 2 दिन में ट्रांसफर हो जाते हैं बायर के अकाउंट में। तो बस 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, और फोर्थ आ जाता है सीएमएल कॉपी। तो सर ये सीएमएल कॉपी अगर किसी कस्टमर को या क्लाइंट को या हमारे फॉलोअर्स को बताएं कि कहाँ से मिलती है सीएमएल कॉपी, अगर कोई डिमांड कर रहा है तो वो कहाँ से निकाल सकते हैं सर? अच्छा, ये बहुत सिंपल है। देखिए अगर आपका डीमैट अकाउंट है जीरोधा में, अपस्टॉक्स में, या अगर मैं बात करूं धन में, तो आजकल ये ब्रोकर्स अपने ऐप में ही फीचर दे रहे हैं सीएमएल डाउनलोड करने का। तो इसका भी सिंपल कुछ नहीं करना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, तो आप गूगल पे लिखिए हाउ टू डाउनलोड सीएमएल कॉपी इन जीरोधा, तो वहां पे स्टेप्स आ जाते हैं, और जीरोधा में जाके, अपस्टॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एंजल वन जो ऐप है वो डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं देता, वहां पर क्या होता है, हमें मेल करना होता है support@angel1.com पे। ओके तो जैसे ही हम लोग उनको मेल करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे कि मेरा डीमैट अकाउंट नंबर ये है एंड मेरा पैन कार्ड नंबर ये है, मुझे आप सीएमएल भेज दीजिए, वो लोग भेज देते हैं। इसी तरह से कुछ ब्रोकर अपने डीमैट अकाउंट से ही डाउनलोडिंग का ऑप्शन रखते हैं, एंड कुछ ब्रोकर आपको मेल करने के लिए कहते हैं, और जैसे ही आप मेल करोगे आपको सीएमएल जो है 2 दिन में, या इवन कुछ ब्रोकर 2 घंटे में या 1 दिन में भी भेज देते हैं। ओके। और सर एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आता है व्यूअर्स का, जो न्यू है, बिगिनर्स हैं, सर इसकी ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा इशू आता है कि कौन सा प्राइस चल रहा है, क्योंकि एवरीडे ये प्राइस चेंज होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में हमारे लिस्टेड कंपनीज का रेट चेंज होता है, तो अनलिस्टेड शेयर मार्केट में जेन्युइन प्राइस कहाँ से लोग थोड़ा बहुत वेरीफाई कर पाए, उसका क्या प्रोसीजर है सर? देखो, एक चीज तो आप ध्यान से समझो, जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो ध्यान से ये समझे कि अनलिस्टेड शेयर प्राइस जो होते हैं आपको हर प्लेटफॉर्म पे या हर डीलर के पास अलग अलग मिल सकते हैं। इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कर लेते हैं, किसी ने हमारे से रेट पूछा ओयो का, मैंने बोला 55 रुपीज, ठीक है जी। अब 55 मैंने कोट कर दिया, एक और सेलर आता है वो बोलता है 53 रुपीज, देन एक और सेलर आता है वो बोलता है मैं 52.50 में दे दूंगा। तो पॉइंट क्या है, ये डिपेंड करता है क्वांटिटी पे भी, कि अगर बड़ी क्वांटिटी कोई बाय कर रहा है तो हो सकता है जो सेलर जिसने ऑलरेडी वो शेयर ओन करा हो, उसको होता है कि यार मेरे को प्रॉफिट हो ही रहा है, थोड़ा सा कम प्रॉफिट, बट ये मेरे से सारा माल तो खरीद रहा है ना, राइट। तो वो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम अमाउंट पे दे दे। तो हर प्राइसेस जो होते हैं वो अलग अलग जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे ही होंगे। उसका रीजन ही यही है कि सबके पास अलग अलग क्वांटिटीज होती है, और खेल जो होता है, एक जो कह लो, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ खेल, वो होता है क्वांटिटी पे। तो अगर आपकी बड़ी क्वांटिटी आप बाय करने जाओगे तो प्राइस आपको कम मिलेगा, आप स्मॉल क्वांटिटी बाय करने जाओगे तो प्राइस आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। रही बात ट्रांसपेरेंसी की, आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो मेक श्योर करो वो जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि सेबी ये कहता है कि देखिए अनलिस्टेड में जो बाय करना है शेयर्स वो लीगल है, इलीगल नहीं है। बट अगर अनलिस्टेड शेयर में कोई आपकी डील नहीं होती, मतलब आपने पेमेंट कर दी
और सामने वाले ने शेयर आपको ट्रांसफर नहीं करे और आप जाते हो सेबी पे कंप्लेंट करने, तो आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं करा जाएगा। ओके ओके। तो मेक श्योर जब भी आप अनलिस्टेड शेयर में डील करो, तो आप जिस भी डीलर के साथ कर रहे हो या जिस भी ऐप के साथ कर रहे हो, वो जेन्युइन होनी चाहिए और उसके पूरे प्रॉपर ऑफिसेस होने चाहिए, प्रॉपर वो मतलब कहने का मतलब आपको ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। यस, ट्रस्टेबल होना चाहिए। नहीं तो आपके साथ अगर कोई भी धोखा हो गया तो आप सेबी पे कंप्लेंट करोगे तो सेबी उसको एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि सेबी ने बोला हुआ है कि अनलिस्टेड में शेयर जो भी डील कर रहा है वो खुद जिम्मेवार है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ जिनके साथ हमारा लॉन्ग टर्म से रिलेशन रहा हो, जिनको हम अच्छे से जानते हो, पहचानते हो, उनसे ही हमको अनलिस्टेड शेयर्स की डीलिंग करनी चाहिए और ट्रस्टेड सोर्सेस। बिल्कुल बिल्कुल जी। ओके। और सर एक और बात थी कि जब समझो थोड़ा बहुत अगर किसी ने बोल लिया कि ट्रांसफर होने में टाइम लग रहा है या नेगोशिएट होने में, क्योंकि बायर और सेलर के बीच में तो एक ब्रोकर रहता है, एक वेंडर रहता है, तो उस वो 1-2 दिन में पैनिक नहीं करना चाहिए, राइट? राइट राइट। ओके। और सर इसमें लिक्विडिटी के कोई इश्यूज आते हैं? अगर समझिए इन केस मुझे अचानक मैंने बाय करके रखे हुए हैं, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके रखे हुए हैं अनलिस्टेड शेयर्स, बट मुझे आज लग रहा है कि आई एम इन नीड ऑफ सम मनी, कुछ इमरजेंसी आ गई या कुछ आ गया तो मुझे बेचने हैं, तो लिक्विडिटी का तो इशू नहीं आता है इसमें? लिक्विडिटी को आप ऐसे समझिए कि थोड़ा सा इशू है। आज ओके। के टाइम में अनलिस्टेड शेयर में पहले से बेटर लिक्विडिटी अवेलेबल है, बट स्टिल यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ये उतने लिक्विड नहीं होते जैसे हमारी लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं। लिस्टेड स्टॉक बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, बट अनलिस्टेड के केस में इतना इजीली नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कोई बाय कर रहा है तो पहले तो वो अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा अनलिस्टेड में डाले ही ना। ओके तो फॉर ओके। एग्जांपल अगर मेरा पोर्टफोलियो टोटल 1 सीआर की वैल्यू रखता है या मैं 1 सीआर का पोर्टफोलियो बनाने वाला हूं, तो मेरा उसमें अनलिस्टेड का जो होना चाहिए परसेंटेज वो 5% या मैक्स टू मैक्स अगर मैं रिस्क टेकर हूं तो 10% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। देखिए क्या होगा जब भी आप, वो कहते हैं ना, वॉरेन बुफे सर क्या कहते हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। वन बास्केट, राइट। सिंपल है, अगर आज आप अनलिस्टेड को भी टेस्ट करने आ रहे हो कि यार मैं अनलिस्टेड से हो सकता है मल्टी बैगर रिटर्न बनाऊं, बट दैट डजंट मीन कि आप सारा पैसा उसमें लगा दो। आपको कितनी एलोकेशन देनी है अपने पोर्टफोलियो की, ये आपको समझना होगा। जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि लिक्विडिटी में, अब देखिए अगर मैं बहुत सारे शेयर्स बाय कर लूंगा, हर कंपनी के अनलिस्टेड शेयर बाय कर लूंगा, अपने पोर्टफोलियो का काफी परसेंटेज अनलिस्टेड में डाल दूंगा, एंड कल को अनलिस्टेड में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मुझे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो हमें समझना पड़ेगा हमें कितने परसेंट अपने पोर्टफोलियो में रखना है। सेकंड, पहले से बेटर लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है। और दूसरा एक और चीज कहता हूं, वो है कि अगर आपको कोई बायर मिल जाता है और आपको शेयर को थोड़ा रीजनेबली परचेज करा था और आज आपको डिसेंट प्रॉफिट दे रहा है मार्केट में, लेट्स अज्यूम कर लेते हैं आपने कोई शेयर परचेज करा 100 रुपीज में, मार्केट में वो रेट पहुंच गया 200, बट आपके पास ह्यूज क्वांटिटी है, तो आपसे बायर जो है ना वो 200 में बाय नहीं कर रहा, वो लेट्स अज्यूम कर लेते हैं 180, 185 या 190 में बाय कर रहा है। तो ठीक है, आप अगर प्रॉफिट बना चुके हो और बन रहा है आपका प्रॉफिट, तो 185, 190 में आपको सेल कर देना चाहिए। वहां पर मेरा पॉइंट है कि बहुत ज्यादा नखरे नहीं करने चाहिए, क्योंकि इजीली आपको बायर्स नहीं मिलते बड़ी क्वांटिटी पे। तो थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच है, बट पहले से बेटर हो गया है। जैसे अभी एसएमई आईपीओज में भी लिक्विडिटी क्रंच अभी नहीं है, पहले था, अब इट इज वेरी मच डिसेंट, अभी कर सकते हैं काम। लिक्विडिटी अवेलेबल है उसमें, और अनलिस्टेड में भी आप देखोगे तो पहले से बेटर लिक्विडिटी आज के टाइम पे अवेलेबल है। अवेयरनेस है ना सर? यस, दिस इज व्हाट यू एंड मी आर फॉर, कि जैसे लोगों को अगर कोई बोलता है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत कंजर्वेटिव है या स्टॉक स्पेसिफिक हम नहीं सोच पा रहे, नहीं डिसाइड कर पा रहे, तो वन ऑफ द ऑप्शन इज अनलिस्टेड शेयर्स या प्री आईपीओ मार्केट आप एक्सप्लोर कर सकते हो थोड़ा बहुत, राइट? सर अगर कोई हमसे क्लाइंट पूछता है कि फॉर एग्जांपल ओयो का शेयर उन्होंने बाय किया या बोट का बाय किया, तो ये कब टेंटेटिव अगर हमसे डेट पूछते हैं या मंथ पूछते हैं कि कब आईपीओ इनका आने वाला है, सो दैट दे आर गेटिंग द लिस्टिंग गेन्स आल्सो, तो वो कैसे डिसाइड किया जाए, वो कैसे बताया जाए क्लाइंट को? देखो मैं आपको इसका बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको अपने एग्जांपल के तौर से बताता हूँ। मैंने रिसेंटली ना ओयो परचेज करा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है,
मैंने ओयो राइट। के अनलिस्टेड शेयर परचेज करे, उसका रीजन है कि मैंने ओयो का बिजनेस एनालिसिस करा एंड मैंने देखा कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है, जो कंपनी के फाउंडर है रितेश अग्रवाल, वो पहले से बेटर काम कर रहे हैं, कंपनी को दोबारा मतलब वैल्यूएशन कम होगी, स्टिल उन्होंने वैल्यूएशन उसको बढ़ाई, कंपनी को बेटर लेके आ रहे हैं, कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं अपने बिजनेस में। तो इन सब चीजों को देख के मैंने उसको बाय करा और आई नो कि अभी ओयो का आईपीओ आने में 1.5 से 2 साल है। तो ये ओके। पहले ही अंदाजा मैंने लगा लिया, क्योंकि अभी रिसेंटली एक न्यूज भी आई कि ओयो का जो डीआरएचपी फाइल होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में। तो मुझे ओके। पता है कि अभी 1.5 साल 2 साल आईपीओ नहीं आएगा, तो मैंने उसको आज परचेज करने का रीजन ही यही है कि भाई मैं अगले 2 3 5 साल उसको होल्ड करूंगा, चाहे आईपीओ आए या नहीं आए। तो आपको समझना होगा कि अनलिस्टेड शेयर ऐसा नहीं है कि आज बाय करा और 2 महीने बाद ही आईपीओ आ जाए, वो बहुत रेयर ही केस होगा। आपको मिनिमम, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अगर कोई आप अनलिस्टेड शेयर बाय कर रहे हो सकता है आपको 1 1.5 2 साल होल्ड करना पड़े। और एक और चीज होती है, कभी कभार आप अनलिस्टेड शेयर 5 साल से होल्ड कर रहे हो बट आईपीओ नहीं आ रहा, तो ये रिस्क है, यहाँ पर ये रिस्क है, आईपीओ डिलेस होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा रिस्क। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप एफडी करो, चाहे आप अनलिस्टेड शेयर बाय करो, लिस्टेड शेयर बाय करो, म्यूचुअल फंड लो, रिस्क जो भी है आपको समझना चाहिए, तो रिस्क तो है। ओके। ओके, पर फिर उसके साथ सर मल्टीबैगर रिटर्न्स भी हैं, यस, जहां रिस्क है तो वहां स्कोप भी है। स्कोप भी है, बिल्कुल। सर इसमें लॉट साइजेस होते हैं क्या, कि क्वांटिटी होती है? ओके, तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, डिपेंड करता है कि सेलर के ऊपर। देखो, वैसे मिनिमम लॉट साइज होते ही होते हैं, क्योंकि काफी सारे जो डीलर्स होते हैं उन्होंने, या सेलर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हम मिनिमम इतनी क्वांटिटी ही सेल करेंगे। तो लेट्स एज्यूम कर लो, एक मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं जो मार्केट में चल रहा है, 25,000 से 50,000 का मिनिमम ऑर्डर लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ओके। ओके। हमारे हमारे थ्रू शेयर्स बाय करता है तो हम 25,000 से शेयर करवा देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको ओयो के शेयर्स चाहिए तो हम बोलेंगे कि मिनिमम 500 शेयर्स आप हमारे से बाय कर लीजिए। बट कभी कभार ऐसा भी पॉसिबल है, जैसे हमारे पास तो ये ऑफर है कि हम बोलते हैं ओयो के अगर आपको 100 शेयर्स भी बाय करने, दैट मींस अराउंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 5500 या 5600, हम्म। तो वो भी पॉसिबल है। हम्म। तो ये टोटली डिपेंड करता है डीलर टू डीलर, या आप कह लो टोटली डिपेंड करता है सेलर टू सेलर। अब कुछ सेलर होते हैं जिसके पास अच्छी क्वांटिटी पड़ी है, वो चाहे तो बोल सकता है कि मैं अभी 100 शेयर ही सेल करना चाहूं। बट एक एवरेज आप हम्म। कह लो कि एवरेज जो हर डीलर जो डील कर रहे हैं, जो एप्स के थ्रू आप बाय कर सकते हो, एवरेज आप कहो तो 20 से 25 हजार का मिनिमम ऑर्डर रहता है। अच्छा, तो इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट। वो हम लोग जो वैसे लॉट साइज आईपीओ में 1 लॉट 2 लॉट वैसा नहीं चलता, यहाँ हाँ, पे इसमें चलता ऐसा है नहीं, अमाउंट। इसमें आप कह लो रिलेशन का भी बहुत इफेक्ट है। अब फॉर एग्जांपल हाँ। किसी ने बोला कि यार मेरे को 100 शेयर ही बाय करने हैं एंड हाँ। मेरे पास मैं एक सेलर को जानता था, वो उसने बोला हुआ था कि मैं 100 शेयर भी सेल कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हो हम्म। सकता है कि डील हो जाए उन दोनों की। तो वो हाँ। टोटली डिपेंड करता है सेलर टू सेलर या डीलर टू डीलर। बट एक ओके, एवरेज के तौर पे आप 15 से 20 हजार 25 हजार से कर सकते हो उतना अनलिस्टेड में माइंड में रखना इन्वेस्टमेंट। चाहिए। यस, राइट, राइट। एंड ऑल्सो के लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम भी हमारे माइंड में होना चाहिए कि इट इज लाइक 1 to 2 years यू हैव टू कीप दैट मनी यस, सेफ। यस, यस, मिनिमम 1 to 3 years। ओके। एंड सर इसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का तो हमको पता है नॉर्मल मार्केट में कैसे चलता है, तो इसमें इसका टैक्स इम्प्लीकेशंस कुछ है? हाँ, मैं इसमें आपको सिंपल समझाता हूँ। तो हम्म। अगर आपने अनलिस्टेड शेयर 24 मंथ से पहले सेल कर दिए, ओके। ठीक है, तो इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो 24 मंथ्स का होता है। तो अगर 24 महीने से पहले आपने सेल कर दिए तो आपको एसटीसीजी देना होगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। अब अगर ओके। मैं 10% के स्लैब पे आता हूँ, या 20% या 30%, वो उसके हिसाब से मेरे को प्रॉफिट पे, जो भी मैंने प्रॉफिट अर्न करा उस पे टैक्स देना होगा। और एलटीसीजी जो होता है वो आफ्टर 24 मंथ्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और वो रहेगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। तो यहाँ पर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्ट आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा जो भी आप प्रॉफिट ऑन बनाते प्रॉफिट्स, राइट, राइट। हैं। यस। एंड सर अभी जब पूरा क्लैरिटी आ गई है कि किससे बाय करना है, कैसे बाय करना है, टैक्स, क्वांटिटी, अमाउंट सब जब क्लियर हो गया, तो सजेशंस भी हमको अपने वेंडर से या ट्रस्टेड सोर्सेज से ही लेना चाहिए कि किस में हम इन्वेस्ट करें? देखिए, कोई भी वेंडर सजेशन नहीं देगा,
ओके। सो एनालिसिस जो है वो खुद ही करना पड़ता है। मैं आप मतलब अपने फॉलोअर्स की या जो मेरे थ्रू बाय करेंगे, मैं इतनी हेल्प ये कर सकता हूँ, मैं आपको रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड कर दूंगा अनलिस्टेड स्टॉक्स की। आप चाहो ओके। तो अपना प्रॉपर एनालिसिस करिए, पहले समझिए। मैं तो देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी प्रोडक्ट ऐसे मत बाय करो। हर प्रोडक्ट का अपना एक मकसद होता है, अपना एक गोल होता है, अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप पहले समझो कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। दूसरा, आप थोड़ा सा वैल्यूएशन देखिए। वैल्यूएशन निकालना अनलिस्टेड में बहुत मुश्किल है, बट आप ट्राई तो कर सकते हो। अपने एनालिसिस से एक आइडिया तो लगा सकते हो कि जिस रेट पे आप खरीद रहे हो वो रीजनेबली वैल्यूड है या नहीं है, या सिर्फ फोम। और मैं तो हमेशा मना करता हूँ, फोमो में कोई शेयर ना खरीदो, चाहे अनलिस्टेड हो या लिस्टेड हो। फोमो में नहीं खरीदना चाहिए। जब जब आप फोमो में खरीदोगे आप अपना नुकसान करोगे। तो बेटर है प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करिए और फिर ही अनलिस्टेड बाय करिए। और उसमें भी आप अपने पोर्टफोलियो के एलोकेशन देखिए कि 5 से 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उससे राइट। ये सब चीजें फॉलो कर लो, आपका पैसा भी बनेगा और आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और अगर कभी लॉस भी हो गया तो आपको डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आप अपने एलोकेशन बहुत आपने सही रखी हुई है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी किया हुआ है यस, और यस। डाइवर्सिफिकेशन भी किया हुआ है, और हमने खुद स्टडी करके लिया है कि हमको कौन सा फंडामेंटल समझ में आ रहा है, हमको कौन सा बिजनेस मॉडल किस कंपनी का समझ आ रहा है, क्या हमको लग रहा है कि फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है। थोड़े टाइम भी हाइप है, सिर्फ हाइप क्रिएट किया हुआ है मार्केट में कि जेन्युइनली दे आर डूइंग लाइक गुड वर्क। यस, यही समझना चाहिए। राइट। राइट। तो मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ, जी। अनलिस्टेड शेयर में ना 6 मंथ का लॉक इन भी होता है। ओके। ओके। तो 6 मंथ्स तक जो है अनलिस्टेड शेयर में आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रमोटर कोटा से शेयर्स होते हैं। तो जो भी प्रमोटर कोटा के शेयर्स होते हैं ना, वो 6 महीने तक लॉक इन रहते हैं। यानी अगर आईपीओ आ जाएगा तो 6 महीने तक आप सेल नहीं कर सकते, आफ्टर 6 मंथ कर सकते हो। बट जब तक वो अनलिस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ओयो का शेयर बाय कर लिया अराउंड 55 रुपीज में, और 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसका रेट चला गया 70, 80 या 90 रुपीज, तो मैं चाहूँ और मेरे को कोई बायर मिलता तो मैं सेल कर सकता हूँ, वो पॉसिबल है। बट वंस वो लिस्टेड हो जाएगा ना, तो मेरे को 6 महीने तक होल्ड करना पड़ेगा, मैं सेल नहीं कर सकता। अच्छा, फिर अगर समझिए लिस्ट हो गया और लिस्टिंग गेन समझो डबल पे खुला है, लाइक 100 पे खुला है, सो तब भी आप सेल नहीं कर सकते, आप 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। देन योर यस। सेल रेट विल बी, योर सेलिंग रेट विल बी 6 मंथ्स के बाद जो आया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, फिर मतलब अगर प्राइस गिर भी गया या कुछ भी हो गया, दैट डिपेंड्स जस्ट अपॉन योर डेस्टिनी, के जो हुआ देखा जाएगा। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हो ना, जिन्होंने स्विगी बाय करे, हाँ। जिन्होंने सीसीपीएस बाय करा। मैं स्विगी के नॉर्मल शेयर नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने डील करा था सीसीपीएस में। तो अच्छा। सीसीपीएस जिसने स्विगी का बाय करा, वो बाय करा 375, 370, 380 की रेंज पे। आईपीओ लिस्ट हुआ 390 पे आईपीओ आया, 410 के आसपास लिस्ट हुआ, वहां से 650 भी गया। तो इसका 650 जब वो गया ना, 650 की रेंज में, तो काफी लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बट वो सेल नहीं कर सकते। अभी शेयर चल रहा है 450 के अराउंड। अब मान लीजिए 3-4 महीने अभी रहते हैं वो वाले लॉक इन खत्म होने में। अगर 3-4 महीने बाद वो 500 से ऊपर रहा प्राइस या 400 अबव रहा, तो वो अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर उनके प्राइस नीचे आ जाता है तो फिर वहां लॉस होगा। तो ये टोटली डिपेंड ऑन द मार्केट की कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है, ये रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, बट देन फिर अगर अनलिस्टेड में हम लॉक इन नहीं रहता, जब आईपीओ आ जाए तो फिर लॉक इन लागू हो जाता है द डे यस, यस। आईपीओ इज ओपनिंग, राइट, फॉर बट 6 काफी काफी सारे अनलिस्टेड स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा रिटर्न भी दिए है, मल्टी बैगर रिटर्न भी दिए है। एक क्वेश्चन आया है सर, हाउ टू फाइंड हु इज डीलिंग इन अनलिस्टेड शेयर्स, कोई ट्रस्टेड साइट्स हैं या ट्रस्टेड ब्रोकर्स हैं? तो आप अनलिस्टेड शेयर हमारे थ्रू भी बाय कर सकते हो, और जो भी आपको अनलिस्टेड शेयर चाहिए आप उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नंबर है 8882595299। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए और आपको अनलिस्टेड से शेयर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आप कोई भी शेयर हमारे थ्रू बाय कर सकते हो। और T+2 T+3 के अराउंड आपको डिलीवरी क्रेडिट आपके आ डीमैट में जाएगा। मिल जाएगी। Right. If I buy unlisted shares, are they in demat form or physical shares? They are always in your demat form. ने ये पोस्ट बनाया था, अनलिस्टेड मार्केट 2024 परफॉर्मेंस, यानी 2024 में अनलिस्टेड शेयर ने कैसी परफॉर्मेंस करी। ये सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड है, मतलब ये अभी लिस्ट हुए नहीं, बट वहां पे भी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो आप देख सकते हो कि एमएससीआई का रेट 1 जैन को 0.99 पैसा था, और 1 जैन 2025 आते आते 12.5 का जो प्राइस आ गया, और रिटर्न आप देख सकते हो 1163%।
फिर वहीं आप नायरा एनर्जी देख राइट। सकते हो, जो ट्रेड हो रहा था अराउंड 300 के आसपास, वो 1766 का प्राइस टच करके आया 495%। एनएससी स्टॉक जो 800 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, वो 1925 होके आया, 141% का गेन हुआ। तो आप देख सकते हो ऐसे बहुत हाँ। सारे हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड 1275 पे ट्रेड हो रहा था 1 जन 2024 को, यहां से 2799 भी गया और 120% का रिटर्न दिया। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारे ही शेयर्स आपको देंगे। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज में उसको फायदा हुआ जिसने 5 साल उसको होल्ड करा, क्योंकि 5 साल से शेयर हिला ओके। ही नहीं अपने प्राइस से। पर जैसे ही वो प्राइस ऊपर हुआ तो लोगों का पैसा डबल होता गया। तो आपको थोड़ा राइट, टाइम राइट। देना पड़ेगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड भी आप देख सकते हो, 1 साल में पैसा डबल हुआ है। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। और कोई क्वेरी तो आई नहीं, आई होप हमने नॉलेज आज शेयर किया, हम दोनों के पास जो जो था नॉलेज, एंड वी यस, हैव हेल्प्ड पीपल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो टू मच मेक फॉर अ इनवाइटिंग मी। इन्फॉर्म्ड। और थैंक यू सर। आपके साथ जब भी आप इनवाइट करते हो अपने लाइव सेशन में या पॉडकास्ट में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगता है कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम कर रहे हो, जो बहुत जरूरी है। मतलब हर एक प्रोडक्ट की सबको नॉलेज होनी चाहिए, और उसके लिए जो आप काम कर रहे हो वो बहुत ही बढ़िया है। थैंक यू सर, क्योंकि क्या है ना, हमारे, मैं कल्याण एरिया में रहती हूँ सर, नॉट प्रॉपरली इन सबर्ब्स ऑफ मुंबई। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी स्पेशली विमेन बहुत कम है, बहुत। दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, ब्रदर्स, फादर्स, फादर इन लॉज। उनको नहीं आता। वो आज भी वही ओल्ड एज, वो वीसी वगैरह में चलाते हैं, तो वीसी में कैसे लोग भाग जाते हैं पैसे लेके। इट इज बिल्कुल नॉट दैट ट्रस्ट वर्दी। तो आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आपके फिंगर टिप्स पे, आपका इतनी मेहनत की कमाई आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इट शुड बी बिल्कुल योर डिसीजन कि आपको कैसे सेव करना है, किसके लिए सेव करना है, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है। आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव फाइनेंशियल लिटरेसी। अब नहीं देखें कहाँ नहीं, बहुत जाते हैं। जरूरी है, एंड आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसको कंटिन्यू रखिए, एंड ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। थैंक यू सो मच सर, नीड योर ब्लेसिंग्स। और फॉलोअर्स का भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होगा तो आई ऑल्सो फील थोड़ा सा डिस्करेज कि नहीं नहीं, कोई सब इंटरेस्ट ले सब भी रहा है करेंगे कि नहीं। सपोर्ट। जब हम अच्छा काम करते हैं तो थोड़ा सा देरी जरूर हो जाती है, बट जब आप अच्छा काम करो, मेहनत करो, तो आई थिंक उसका फल बहुत बढ़िया मिलता है। और ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 2018 में जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा था, तो 2018 से लेके 2020 तक मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। बट उसके बाद ओह। जब रिजल्ट मिले, तो पेशेंस की गेम है। क्योंकि स्टॉक मार्केट या कंटेंट क्रिएशन एक पेशेंस, जिसके पास ज्यादा होंगे ना, वो यहाँ पर ज्यादा, मतलब कह लो वो टिक पाएगा। तो हमें मैच में टिके रहना है। टेस्ट मैच मान लीजिए, ये हमारे लिए ये टेस्ट मैच है। जो ज्यादा हाँ, टिकेगा वो ज्यादा पैसा बनाएगा यहाँ पर। हाँ सर, क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी है। कंटेंट क्रिएशन भी लोगों को लग रहा है इट्स वेरी इजी कि आपने रील बना दी, 1 मिनट के अंदर Yes, की तो रील है। बट उसके पीछे की स्क्रिप्टिंग करो, पूरा प्रिपरेशन right, करो। right. यू शुड बी लाइक टोटली प्रिपेयर्ड टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। रिसर्च करके बनती है वो स्क्रिप्ट, ऐसे बिल्कुल नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई होप कि हमारा सर का और मेरा हार्डवर्क आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। ऑल द थैंक यू सो व्यूअर्स, मच अगर फॉर आप इनवाइटिंग कोई मी। भी, जी सर, और भी आपके फॉलोअर्स को या मेरे फॉलोअर्स को कोई भी नॉलेज गेन करना हो किसी भी टॉपिक के लिए, वो चाहें कि हम और पॉडकास्ट करें, दे कैन कमेंट अस बिलो, विल बी वेरी हैप्पी टू होस्ट। यस यस। सो गाइज, आप लोगों को सौम्या जी के चैनल पे किस टॉपिक पर लाइव सेशन चाहिए, वो भी हमारे साथ, तो आप कमेंट करिए, उनको डीएम करिए, और उनके कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट करिए। और वो आपके लिए फिर बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल लिटरेसी पे वैसे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके लिए और अच्छे अच्छे सेशंस भी वो सौम्या जी प्लान करेंगे। सो प्लीज सपोर्ट, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अच्छे क्रिएटर्स मार्केट में बहुत कम होते हैं। सो जो अच्छे क्रिएटर्स हैं उनको जरूर सपोर्ट कीजिए।